welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to your weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology for your UPSC preparation. Now, the science and technology related current affairs that we are going to cover in this video would be from 22nd of September to 28th of September. Alright, so let's take a look at the issues, science and technology related issues that we are going to cover in this video. कौन से issues हम देखेंगे? Issues to be covered. पहला तो है how human challenge trials will help us design better treatments. Well, as you guys already know कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में मतलब काफी वीडियोस पहले ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो हम बहुत डिटेल में इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी दोबारा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ह्यूमन चैलेंज ट्रायल से रिलेटेड और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से रिलेटेड आपको दोबारा बता दूंगा. बट अगर आपको डिटेल में जानना है इनके बारे में तो कुछ वीडियोस पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स की जो हमारी शुरू के लेक्चर्स थे उनमें इश्यूज अच्छे से डिस्कस्ड हैं. खैर, कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए कह रहे हैं कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स बेटर ऑप्शन होंगे. क्या इशू है ये, इसको देखेंगे. फिर हम देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप कंप्लीटिंग 20 इयर्स इन ऑपरेशन. ठीक है, तो ये इंडिया का ना वन ऑफ द हाईएस्ट टेलीस्कोप है, ये लद्दाख में टेलीस्कोप है. इट हैज कंप्लीटेड 20 इयर्स इन ऑपरेशन, तो इसको ब्रीफ में एक बारी देखेंगे. और एक और हम देखेंगे लास्ट में इशू वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, ऑल्सो कॉल्ड वैभव समिट, जो अभी रिसेंटली तो नहीं, अभी कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करने जा रही है. तो इन तीन इश्यूज के बारे में हम देखेंगे. जैसा कि आप देख सकते हो ज्यादा इश्यूज है नहीं, तो आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो हमारी थोड़ी शॉर्ट होगी, थोड़े कम ड्यूरेशन की होगी. Alright, so without further ado, let's begin with how human challenge trials will help us design better treatments. Okay? Now, इस पे एक आर्टिकल आया था द हिंदू में. ठीक है, नाउ इस आर्टिकल पे डिस्कशन बिगिन करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ये जितनी भी वैक्सीन्स वगैरह आती हैं या जितने भी कोई ड्रग्स आते हैं, मेडिसिन आती हैं, इनके पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इनके पहले ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ये मार्केट में उतारी जा सकती हैं, राइट? तो अगर किसी वैक्सीन को आपने मार्केट में उतारना है तो उसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा. टेस्ट करने के लिए ना आप उसके ट्रायल्स करते हो. नाउ जो सबसे ज्यादा रिलायबल और बेस्ट तरीका है ना ट्रायल्स करने का और जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है उसे हम कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स. नाउ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं? जो आप सुनते हो ना फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, वो ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स ही होते हैं. हम डिफरेंट फेजेस में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको क्रक्स ऑफ द मैटर बता देता हूं. ठीक है, कभी भी किसी वैक्सीन को कभी आपने टेस्ट करना होता है ना, तो आप वॉलंटियर्स उठाते हो और वॉलंटियर्स पे चेक करते हो ये वैक्सीन के इफेक्ट. अब जितने भी वॉलंटियर्स आपके आते हैं ना आपके पास, उन्हें आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो. ठीक है, एक होगा, इसका नाम होगा ट्रीटमेंट ग्रुप और इसका नाम होगा कंट्रोल ग्रुप. ठीक है, कुछ लोग आपके ट्रीटमेंट ग्रुप में हैं, कुछ लोग आपके कंट्रोल ग्रुप में हैं. मेडिसिन के लिए भी यही तरीका होता है और वैक्सीन के लिए भी यही होता है. जो ट्रीटमेंट ग्रुप में लोग होंगे ना, उनको तो आप दे दोगे वैक्सीन. ठीक है, वैक्सीन इंजेक्ट कर दोगे. जो कंट्रोल ग्रुप में होंगे ना लोग, उन्हें आप दे दोगे प्लेसिबो. अब प्लेसिबो का मतलब पता है क्या है? इन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगी, पर इन्हें किसी चीज का, किसी हार्मलेस चीज का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा ताकि इन लोगों को लगे कि इन्हें वैक्सीन मिली है. ठीक है, तो ये जो दोनों ग्रुप के लोग हैं ना, इन लोगों को आप ऐसा बिलीव करवाते हो कि आप दोनों को वैक्सीन लगी है. ठीक है, बट एक्चुअली वैक्सीन सिर्फ ट्रीटमेंट ग्रुप वाले को लगी होती है, इनको प्लेसिबो लगा होता है. प्लेसिबो मतलब इनको लगता है कि इनको वैक्सीन लगी है, पर इनको एक्चुअली ये जो वैक्सीन बनाई थी ये नहीं लगी, कुछ और डाल दिया. ठीक है, हार्मलेस. ठीक है, मेडिसिन के केस में क्या करते हैं, इनको वैक्सीन दे देते हैं, इनको मेडिसिन देते हैं, इनको शुगर कैंडीज दे देते हैं, इन्हें लगता है वैक्सीन है वो, मेडिसिन है वो. ठीक है, वैक्सीन के केस में भी ऐसी है. जो ट्रीटमेंट ग्रुप में है उन्हें आप दे दोगे वैक्सीन और जो कंट्रोल ग्रुप में है ना उन्हें आप दे दोगे प्लेसिबो. नाउ व्हाई दिस ट्रायल इज नोन एज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, कि आप रैंडमली लोगों को ग्रुप्स में बांट देते हो. ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्पेसिफिक लोगों को ट्रीटमेंट में डाल रहे हो, स्पेसिफिक को कंट्रोल ग्रुप में डाल रहे हो. नहीं, रैंडम लोगों को रैंडमली आप एलोकेट कर देते हो इन दोनों ग्रुप्स में.
क्लियर? अब जब आपने ट्रीटमेंट ग्रुप वालों को वैक्सीन दे दी, कंट्रोल ग्रुप वालों को वैक्सीन दे दी, अब आप इन्हें खुले एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो, जाओ जी करो अपना काम जो करना है आपने, ठीक है? फिर कई महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप देखते हो कि ये जो ट्रीटमेंट ग्रुप में लोग थे, इनमें कोविड-19 के कितने इंफेक्शंस हैं? ट्रीटमेंट ग्रुप के लोगों में, सारे लोगों में कोविड-19 से रिलेटेड कितने लोगों को इंफेक्शन हुआ है और कंट्रोल ग्रुप में कितने इंफेक्शंस हैं? अगर आप ये देखते हो कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें इंफेक्शंस का नंबर सिग्निफिकेंटली ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रीटमेंट ग्रुप, मतलब यहां 100 लोग इंफेक्टेड हैं, यहां 10 लोग इंफेक्टेड हैं, तो आप ये रिजल्ट पे पहुंच सकते हो कि शायद आपकी वैक्सीन काम कर रही है। मे बी ये आपकी वैक्सीन का रिजल्ट है कि यहां पे कम इंफेक्शंस हैं और यहां पे ज्यादा इंफेक्शंस हैं। क्लियर? पर इसमें ना बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। क्या पता ट्रीटमेंट ग्रुप वाले वैक्सीन की वजह से ना बच रहे हो, क्या पता ट्रीटमेंट ग्रुप वाले इसलिए बच रहे हो क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म अच्छे से निभा रहे हैं, दे वर फॉलोइंग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। क्या पता यह भी रीजन हो सकता है कि जहां पे ट्रीटमेंट ग्रुप वाले रहते हैं वहां पे इतने ज्यादा इंफेक्शंस हो ही नहीं रहे, और जहां पे कंट्रोल ग्रुप वाले रह रहे थे वहां पे आउटब्रेक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो इट्स नॉट जस्ट वैक्सीन की वजह से ट्रीटमेंट ग्रुप में कम इंफेक्शंस होंगे, और बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन सारे कारणों को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हो, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए स्टडी करते हो। ये नहीं कि एक महीने में आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, आप ज्यादा समय तक कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा समय तक ऐसा हो जाएगा कि इधर भी आउटब्रेक्स हो सकते हैं, मतलब ये जो सारे बाकी रीजंस है ना ये डिमिनिश हो जाते हैं। तो आप ना ज्यादा समय तक चेक करते हो कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, तो आपको पता चलता है कि हाँ वैक्सीन की वजह से इसमें कम इंफेक्शंस हैं। प्लस आप ज्यादा वॉलंटियर्स को चूज करते हो, ज्यादा वॉलंटियर्स लेते हो इसमें भी और इसमें भी, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर 2-4 लोग ही रखे आपने, 2 लोग इधर रखे, 2 लोग इधर रखे, तो क्या पता ये 2 लोग का कुछ अलग सिनारियो चल रहा हो, क्या पता ये इम्यून हो वैसी, ये ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोग भरते हो। तो ये जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपको बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए, और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली इस समय, वो है समय, टाइम। और कोविड-19 के खिलाफ हमारे पास टाइम ही नहीं है, और टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आप क्या करते हो, इन लोगों को वैक्सीन देते हो, इनको नहीं देते, और खुला छोड़ देते हो, वेट करते हो कि इनमें से लोग इन्फेक्ट हों। ठीक है, अब इस टाइम को कम करने की रेस चल रही है, क्योंकि ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड को वैक्सीन की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है। तो अब ना कई लोग पता है क्या बोल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि छोड़ो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल छोड़ो, आप क्या करो, कुछ वॉलंटियर्स को पकड़ो, उनको वैक्सीन दो, और 1 महीने बाद उन्हें डेलिबरेटली कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कर दो। खुला ना छोड़ दो कि अपने आप इन्फेक्ट हो के आओ कहीं से, खुला ना छोड़ो, आप डेलिबरेटली खुद इन्फेक्ट कर रहे हो उन्हें। ठीक है, थोड़े वीकेंड कोरोना वायरस से शायद इन्फेक्ट कर रहे हो, लैब में बने कोरोना वायरस जो वीकेंड है उससे इन्फेक्ट कर रहे हो, नॉनदलेस आप खुद इनको इन्फेक्ट करोगे। जब आप इनको खुद इन्फेक्ट करोगे, फिर आप देखोगे इनमें से कितने परसेंट को हो रहा है इन्फेक्शन, कितनों को नहीं हो रहा है। अगर बहुत कम परसेंटेज को इन्फेक्शन हो रहा है तो आपकी वैक्सीन काम कर रही है, अगर इन बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है तो वैक्सीन काम नहीं कर रही। अब इस केस में आपको ना कंट्रोल ग्रुप की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस केस में आपको ज्यादा वॉलंटियर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं, और टाइम तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, आप वेट ही नहीं कर रहे, आप बस 1 महीने की वेट करते हो और फटाफट इन्फेक्ट करते हो, तो देखते हो रहा है इन्फेक्शन या नहीं। अब अगर आप खुद डेलिबरेटली लोगों को इन्फेक्ट करते हो तो आप कर रहे हो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स। जो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स के लिए वॉलंटियर करते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि आपको इन्फेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आप वॉलंटियर करते हो, उनका साइन लिए जाते हैं, कंसेंट लिया जाता है, और बोला जाता है कि आप पे टेस्ट कर रहे हैं कि आप पे वैक्सीन काम करेगी। अगर ऐसा करो ना तो काफी टाइम बच जाता है, प्रेशियस टाइम, और वॉलंटियर्स भी कम चाहिए होते हैं। फिर सारी दुनिया ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स क्यों नहीं करती, सारी दुनिया इसी के पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये क्यों नहीं करती सारी दुनिया, सारी वैक्सीन कंपनीज ये करके फटाफट से वैक्सीन क्यों नहीं उतार रहे मार्केट में? वेल, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, उसका ये है कि यहां एथिकल कंसर्न्स हैं। आप डेलिबरेटली किसी को इन्फेक्ट कर रहे हो, ये सही तो नहीं है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि फिर उनका कंसेंट भी तो ले रहे हैं,
बट कंसेंट की ना एक प्रॉब्लम है, कंसेंट ना जितना इन्फॉर्म्ड हो उतना बेटर है, ठीक है। अभी तक कोविड-19 के हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पता नहीं चले हैं क्या है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको पता नहीं, आप किसी इंसान को कहते हो कि तू अपने आप को डेलिबरेटली इन्फेक्ट करवा ले और कंसेंट दे दे। अब उस इंसान को लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पता नहीं, वो सोच रहा कुछ नहीं होता कोरोना वायरस में, वो अपने आप को इसके लिए वॉलंटियर कर लेता है। तो यहां एथिकल कंसर्न्स हैं। प्लस दूसरा, व्हाट इफ कोई इंसान जो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में है, अब कोरोना वायरस से जो यंग पॉपुलेशन है उनमें मोर्टालिटी रेट्स कम है, बट जीरो तो नहीं है, मर तो यंग लोग भी रहे हैं कुछ। व्हाट इफ आपने किसी को इन्फेक्ट कर दिया अपने ट्रायल में और उसकी डेथ होगी, मोर्टालिटी होगी, तो अगेन एथिकल कंसर्न्स है। इसीलिए आप इधर जाते हो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की तरफ, बिकॉज दिस इज मोर एथिकल, वेयर एज दिस इज मोर एफिशिएंट, ये ज्यादा काम करता है, ठीक है, ज्यादा बेटर है, ये पोटेंसी इसकी अच्छी है, इसका नहीं है। क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स में। अब देखते हैं न्यूज को। In January, London will begin the world's first human challenge trial for a vaccine against SARS-CoV-2. ये आप जानते हो वायरस का नाम SARS-CoV-2 है। Participants will be vaccinated with a candidate vaccine and then willfully exposed to novel coronavirus a month or so later. आप खुद उन्हें इन्फेक्ट करोगे, एक्सपोज करोगे। Over 38,000 people from 166 countries have already volunteered to participate in such studies. तो volunteers की कमी नहीं है, ठीक है। Now, human challenge trials के बारे में और कुछ definition आपको notes में भी मिल जाएगी। These are trials in which participants are intentionally challenged with an infectious disease organism, virus या bacteria. HCTs have been performed safely in tens of thousands of people in the last 50 years. मतलब पिछले 50 सालों में कई लोगों पे HCTs करे जा चुके हैं and have helped accelerate the development of vaccines against टाइफॉइड और कॉलेरा। टाइफॉइड और कॉलेरा के खिलाफ वैक्सीन्स इसी के थ्रू बनी थी, HCT के, और जल्दी बनी थी। HCTs have generally been used for testing less deadly disease. Obvious सी बात है, HCT आप HIV के अगेंस्ट थोड़ी यूज कर सकते हो कि आपने वॉलंटियर्स को बुला लिया और उन्हें डेलिबरेटली HIV से इन्फेक्ट कर दिया, वो नहीं कर सकते। तो लेस डेडली डिजीज होते हैं ना, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, उनके खिलाफ ही आप HCT यूज करते हो। टेस्टिंग लेस डेडली डिजीज सच एज इन्फ्लुएंजा, डेंगू, टाइफाइड, कॉलेरा एंड मलेरिया। अच्छा, पहले HCTs अप्रूव नहीं थे फॉर कोविड-19, पर मई में, इस साल मई में WHO अप्रूव्ड HCTs फॉर वैक्सीन्स अगेंस्ट SARS-CoV-2। ओके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपके पास यहां पे दिए होंगे। एडवांटेजेस ये हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ काइनेटिक्स ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम आपका कैसे कर रहा है। काइनेटिक्स का मतलब कौन से इम्यूनिटी वाले सेल्स आपके काम कर रहे हैं, टी सेल्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, बी सेल्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये इम्यूनिटी सेल्स है आपके। तो वो काइनेटिक्स अंडरस्टैंड, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स अंडरस्टैंड करने में काम आता है। फिर रिक्वायर्स फ्यूअर वॉलंटियर्स देन RCTs, टेक्स लेसर टाइम, ठीक है। इश्यूज क्या है, एथिकल इशू है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पता नहीं है, मोर्टालिटी हो सकती है। ऑलराइट, मेक सेंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला इशू कवर होता है, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स। अब हम दूसरे इशू पे आ जाते हैं, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ये जो न्यूज आई थी ना, ये साइंस मॉनिटर, राज्यसभा टीवी का जो वीकली शो आता है साइंस मॉनिटर, उसमें आई थी। क्लियर? तो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। साइंस मॉनिटर ने ये न्यूज इसलिए कवर करी है बिकॉज हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप ने 20 इयर्स इन ऑपरेशन कंप्लीट करे हैं 26 सितंबर को। 26 सितंबर 2020 को इसको 20 साल हो गए थे। दैट मींस ये 26 सितंबर 2000 में आया था। क्लियर? 20 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, इस टेलीस्कोप की खास बात क्या है? इट इज 9th हाईएस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। इंडिया का ये जो टेलीस्कोप है, वन ऑफ द हाईएस्ट टेलीस्कोप्स इन द वर्ल्ड है, लेह लद्दाख में पाया जाता है। कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। HCT is a telescope that is lodged within the Indian Astronomical Observatory। है क्या कि एक विलेज है लेह में जिसका नाम है हनले, ठीक है। हनले में इंडिया ने बनाई है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। उसमें 2 टेलीस्कोप्स फिट किए हुए हैं। एक टेलीस्कोप तो है आपका हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और दूसरा आपका एक गामा रे टेलीस्कोप है जो गामा रेस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है ये विजुअल स्पेक्ट्रम को, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये,
ठीक है, और ये इंफ्रारेड रेज को कैच करता है। तो इंफ्रारेड और ऑप्टिकल विजुअल स्पेक्ट्रम को कैच करता है। दूसरा जो टेलीस्कोप है HCT के अलावा वो गामा रेस को करता है। ये दोनों टेलीस्कोप्स आर लॉन्च्ड इन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, विद इन द IAO कॉम्प्लेक्स देयर इज अनदर टेलीस्कोप कॉल्ड हाई ऑल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप। ये गामा रेस देखता है, लाइट को नहीं ये डिटेक्ट करता, गामा रेस को करता है। HCT इज एन ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ये हम देख चुके हैं। ऑप्टिकल मतलब विजुअल लाइट को करता है और इंफ्रारेड रेस को। नेम एंड इट इज नेम्ड आफ्टर, इसका नाम है ना हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। तो ये वर्ड चंद्रा कहां से आया? वेल, इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट, हमने पिछले उसमें डिस्कस करी होगी स्टार्स के बारे में कि कौन से स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं और कौन से स्टार्स ब्लैक होल बन जाते हैं। उस पर एक लिमिट उन्होंने डिटेक्ट करी थी, चंद्रशेखर लिमिट, राइट। तो ये काफी फेमस इंडिया के साइंटिस्ट हैं। प्लस आपके यूपीएससी सिलेबस में भी है कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडियन साइंटिस्ट, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे ही आपने इस टेलीस्कोप का नाम रखा है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ऑलराइट, HCT is currently the 9th highest optical telescope in the world, situated at an elevation of 4500 meters. इतनी हाइट पे है। अच्छा, हाइट पे टेलीस्कोप रखना क्यों एडवांटेजेस होता है? बिकॉज जितना ज्यादा हाइट पे होगा ना, उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर थिन होता है। ठीक है, जहां ज्यादा एटमॉस्फेयर थिक होगा ना, वहां पे लाइट प्रॉपरली टेलीस्कोप तक पहुंच नहीं पाती। बट जहां एटमॉस्फेयर थिन है, वहां आप क्लियरली स्पेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए हाइट पे रखते हैं या डेजर्ट एरियाज में रखते हैं। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय, अच्छा ये जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, पूरी की पूरी ऑब्जर्वेटरी ऑपरेट कौन करता है, कौन चलाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, बैंगलोर में जो है। ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ 26 सितंबर 2020 HCT कंप्लीटेड इट्स 20 इयर्स इन ऑपरेशन। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड न्यूज पे। थर्ड क्या है? वैभव समिट जो कंडक्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इससे रिलेटेड न्यूज एक तो आई थी आपके साइंस मॉनिटर में, और दूसरी न्यूज जो आपको नोट्स में मिल जाएगी, जो इंफॉर्मेशन मैंने उठाई है वो उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है ना mygov.in, जहां पे गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये उसका लोगो भी है mygov.in प्लस साइंस मॉनिटर से वैभव समिट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली है। ना वैभव समिट क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, आई गेस। ठीक है, यस, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, वैभव समिट। नाउ ये जो वैभव समिट है, ये कर क्यों रहे? इसका विजन क्या है इसके पीछे? पहली बात तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो ये समिट जो होगा ये वर्चुअल इवेंट होगा, वर्चुअल समिट होगा। अब इस समिट में क्या होगा? नॉट जस्ट इंडियन साइंटिस्ट इंडिया में जो हैं, और बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट जो अब्रॉड काम कर रहे हैं, अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ना, उनका एक समिट होगा। नाउ द पर्पस ऑफ दिस समिट इज कि जो इंडियन साइंटिस्ट की बाहर कंट्रीज में कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम यूज कर सके इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसा कि आप जानते हो कि मॉडर्न, ये जो अभी का समय चल रहा है, कंटेम्प्रेरी हमारे जो टाइम्स चल रहे हैं, इनमें जितनी भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, काफी हद तक प्रॉब्लम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती हैं। तो वो इंडियंस जो बाहर इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, गवर्नमेंट उन्हें मौका दे रही है कि वो भी इंडिया की प्रॉब्लम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये जो समिट होगा, ये इंडिया के इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग आउटसाइड द कंट्री, उनका एक समिट होगा। ठीक है, वैश्विक, तभी तो वैश्विक वर्ड है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बाय S&T Science and Technology and academic organizations of India to enable deliberations on thought process, practices, research and development culture with a problem solving approach for well defined objectives। ठीक है, तो वैभव इनिशिएटिव का एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, और ये कब करवाया जा रहा है? 2 अक्टूबर को करेंगे, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे ये वर्चुअल समिट होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन कि समिट कैसा होगा, समिट के बाद आफ्टर समिट कैसा होगा, ये सारी चीजें आपको नोट्स में ही मिल जाएगी। ये सारा रट्टा लगाने वाला पोर्शन है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू क्रैम द नॉलेज गिवन इन योर नोट्स रिलेटेड टू वैभव समिट।
Alright, so that's it from my side guys. I hope you like the lecture. वैसे lecture आज का थोड़ा छोटा ही था because science and technology से related इतने ज्यादा articles इस हफ्ते नहीं आए. होते हैं कई हफ्ते जो कुछ particular subject को लेके थोड़े कम होते हैं, light होते हैं, कई बारी heavy होते हैं. कुछ ऐसे हफ्ते भी आएंगे जब science and technology से related बहुत news होगी. कुछ ऐसे हफ्ते भी आएंगे जब science and technology से related news कम होगी. Alright, आज वैसा ही हफ्ता था. Anyways, so that's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. And by the way, please keep asking your doubts. I'm very happy to clear them all. Thank you.